नमस्कार। एक जमाना था जब बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, बेटा कोर्ट कचहरी से जितने दूर रहो अच्छा है। वर्तमान आलम यह है कि घर में युवा पूछते हैं कि लॉ जैसे क्षेत्र में करियर ऑप्शंस क्या हैं। कि ये उत्सुकता, ये उत्कंठा हमें भी हुई कि लॉ एज अ करियर अपेक्षाकृत कम, और खासतौर से एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने हाल ही के सालों में जो उस राह से गुजरे हैं। तो सौभाग्य है कि हमारे साथ इस वक्त ऐसे ही एक युवा मौजूद हैं जिन्होंने लॉ को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाया है। और एक समसामयिक बात यह है इसमें कि उनकी विशेषज्ञता वो है साइबर लॉ के क्षेत्र में। आपका नाम है साक्षर दुग्गल। साक्षर, बहुत अच्छा लग रहा है आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत करते हुए आपका। धन्यवाद, ये मेरा सौभाग्य है आकाशवाणी में आपसे बात करते हुए। अब कहाँ से शुरुआत करें? अगर हल्के फुल्के अंदाज में करनी हो तो पहला सवाल चलो ऐसा करते हैं जिसमें ज्यादा कोई संजीदगी ना हो। ये बताओ कि तुम्हारा तो कोर्ट में आना जाना लगा ही रहता होगा काम के सिलसिले में। आम आदमी जब, खासतौर से जिन्होंने पुरानी फिल्मों में कोर्ट के सीन्स एंजॉय किए हैं, तो उसमें और इसमें कितना अंतर होता है? देखिए, सच बोलूँ तो ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि सिंपल शब्दों में कहा गया तो जो फिल्मों में कोर्ट कचहरी दिखाई जाती है वो काफ़ी मसाले और तड़कों के साथ दिखाई जाती है। रियल लाइफ में आप जब कोर्ट कचहरी जाते हैं तो बहुत ही आपको बोरिंग लगेगा। और ये हर एक नए जो स्टूडेंट है, जो वकालत कर रहे हैं, आप कॉलेज में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉलेज में ऐसी विजिट्स पे ले जाया जाता था। तो आपका पहला रिएक्शन, आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं, बट पहला रिएक्शन आपका बड़ा अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप कुछ मसाला, कुछ तड़का आप एक्सपेक्ट करते हैं, बट वो होता नहीं है। हाँ। अच्छा, ये बताओ, वकालत एक करियर ऑप्शन के रूप में चूज करना जिंदगी भर के लिए, वो भी ये बहुत बड़ा फैसला घर पे रहता होगा। जैसे मैंने आम क्षेत्र बताए जिसमें प्रवेश परीक्षाओं में छात्र हमारे प्लानिंग करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं, लॉ को एक ऑप्शन के तौर पर चयनित करना, ये क्या अचानक एक दिन मतलब ख्याल आता है? एक बड़ा दिमाग में धमाका सा होता है कि चलो अब तो मैंने हर चीज छोड़ दी, अब मैं लॉ के विषय में ही अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये क्या एक दिन में होता है या ये पनपता है धीरे धीरे? देखिए, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं जितना मैंने अब तक देखा है। एक बहुत ही शुरू से क्लियर होते हैं, जो 7वीं 8वीं स्टैंडर्ड से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें तो वकालत ही करनी है। दूसरे होते हैं मेरे जैसे लोग, जिनको पता ही नहीं होता शुरू में कि करना क्या है। तो मेरी बड़ी दिलचस्प सी कहानी है। तो मेरे को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैं भागता था मैथ्स से। तो जब 10th खत्म हुई, मैं बहुत खुश था कि मैं ह्यूमैनिटीज़ ली, मेरे को सोशल स्टडीज़ में इंटरेस्ट था। तो जब 12वीं भी खत्म हुई तब मेरा बहुत सिंपल था कि मैथ्स जहाँ नहीं है मुझे वहाँ जाना है। जो करियर ऑप्शंस देखे उसमें मास कम्युनिकेशन, लॉ, बहुत कुछ था। लेकिन साथ ही साथ मुझे टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार था, साइबर वर्ल्ड से काफ़ी प्यार था। तो मैंने देखा मास कम्युनिकेशन लेके मैं शायद साइबर से इतना नहीं जुड़ पाऊंगा जितना लॉ लेके मैं डायरेक्टली जुड़ पाऊंगा, क्योंकि आज की डेट में और आने वाले टाइम में भी टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी, लॉ को आना ही है, तो अपॉर्चुनिटी बड़ी है। और मैंने देखा जहाँ मेरा प्यार यानी साइबर है, मेरे को वहाँ जाना है, तो लॉ मुझे सबसे ज़्यादा सटीक ऑप्शन लगा उस टाइम पर। अब ये बताओ, ये यात्रा भी काफी लंबी चली। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी डिग्रीज में न सिर्फ एलएलबी है बल्कि एलएलएम भी लगा हुआ है। एलएलबी की बात तो हमारे प्लेटफॉर्म्स पर एक आध बार हो भी जाती है, लेकिन एलएलएम हमारे लिए, हमारे अधिकांश श्रोताओं के लिए इसकी जो गहराई है उसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये बताओ कि एलएलएम, एलएलबी तो कर लिया आपने, अब एलएलएम करना है या सीधा प्रैक्टिस में कूद पड़ना है, ये चॉइस कैसे होती है? ये बहुत ही, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग फील्ड की बात करूँ, लोग आईआईटी क्यों जाना चाहते हैं, और भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो इसलिए क्योंकि आईआईटी में वो 3 साल उनका बेंट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। वो सोचते देखते चीज़ें उसी तरीके से ही हैं, उन्हें वो एक्सपोजर भी मिलता है। जब मैं बात करूँ वकालत की, तो 5 साल की वकालत तो हर जगह बहुत बेसिक है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, बट किसी एक जगह आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाएगी।
लेकिन LLM का वो 1 साल जो कि अब 2 साल हो चुका है मास्टर्स के लिए, अब उस 1-2 साल में पूरा आपका बेंट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है और आप जिसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं आप वही पढ़ते हैं, वही सुनते हैं, वैसे ही प्रकार की चीज़ें देखते हैं। तो कल को जब आप अपने मास्टर्स से बाहर निकलते हैं, 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो डेफिनेटली आपको एक ठप्पा ज़रूर लग जाता है कि आपने मास्टर्स की है, बिल्कुल आप और स्पेशलाइजेशन में घुसे हैं। दूसरा आपका लॉ को और अपने आसपास की चीज़ों को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाता है। अब जो कोर एरिया है तुम्हारे एजुकेशनल जो लाइन है तुम्हारी और प्रोफेशन, साइबर का क्षेत्र जो जिसको तुमने चयनित किया है, इसके लिए तुम्हें क्या खास तैयारी करनी पड़ी इस इतने विशाल क्षेत्र में और उसकी बारीकियां, तो अपने आप को कैसे तुमने मतलब तैयार किया इसके लिए? देखिए इसके 2 पहलू हैं, एक पॉजिटिव और एक मैं कह सकता हूँ थोड़ा नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि साइबर में बहुत लोगों को लगता है शायद हमारे पास बेंट ऑफ माइंड नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी नहीं समझ आएगी, ये रॉकेट साइंस है। तो ऐसा कुछ नहीं है। साइबर बहुत ही बेसिक सी, अगर किसी को भी साइबर वर्ल्ड में आना हो तो बहुत ही बेसिक सा होता है। तो वो उसका एडवांटेज है कि आपके बैकग्राउंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिसएडवांटेज ये है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर रोज़ कुछ नई चीज़ें लाती है। और अब तो अलग टाइप की टेक्नोलॉजी भी हो गई है, कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कहीं ब्लॉकचेन है, कहीं क्रिप्टो करेंसी है, कहीं मेटावर्स है। तो कहने का मतलब है हर रोज़ जैसे हमारा फ़ोन अपडेट होता है, हमारा फ़ोन तो कुछ महीनों में अपडेट होता है, हमें अपने आप को हर रोज़ अपडेट करते रहना पड़ेगा। अगर आप वो करते हैं, जैसे मुझे ये करना पड़ता है, ये एक नॉन नेगोशिएबल है मेरी फील्ड का। अगर मैं अपने आप को अपडेट नहीं करता तो बैकलॉग बढ़ते रहता है। अगर मैं छुट्टी पर भी जा रहा हूँ तो मुझे 20-25 मिनट आधा घंटा निकालना पड़ता है कि मैं इंटरनेट सर्फ करके देखूं कि आज क्या हुआ है, क्योंकि जब मैं सो रहा हूं तब भी किसी दुनिया के किसी कोने में तो दिन है और वहां कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो हर रोज अपनी अपडेशन करना बहुत ही जरूरी है इस फील्ड में। दुर्भाग्य से तुम लोग जितनी तेजी से मतलब तैयारी करते हो, अपडेट करते हो, मेरे ख्याल से दुर्भाग्य से ही कह रहा हूं मैं, जो क्रिमिनल्स हैं वो भी अपने आप को अपडेट करते हैं और मतलब आम समाज से आगे रहने की वो कोशिश करते हैं। तो जो कानून अभी तक जो दायरा है कानून का, क्या वो भी उतनी स्पीड से साथ साथ आगे बढ़ता है? अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल रियलिटी बहुत अलग है। अगर आप क्रिमिनल्स को देखें, दिन में 24 घंटे हैं, 2 साइड्स हैं, एक जो पुलिस ऑफिसेज या जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और एक क्रिमिनल्स। सिक्योरिटी फोर्सेज 8, 9 या 10 घंटे अपनी जॉब पे रहते हैं, उसके बाद वो घर चले जाएंगे, उनकी अपनी खुद की लाइफ भी है। लेकिन क्रिमिनल्स का सिर्फ एक फोकस होता है, वो 24 में से सोएंगे 6 घंटे शायद, बाकी 18 घंटे उनका फोकस उसी में लगा रहता है कि कैसे हम कोई नया अटैक प्लान करें, कोई टेक्नोलॉजी में कैसे हम वल्नरेबिलिटी को ढूंढ के ब्रेक थ्रू ले आए। तो कहने का मतलब है अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो क्रिमिनल ज़्यादा घंटे बिता रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको रिजल्ट्स भी हमसे तेज़ी से मिलेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर लॉ की बात करें तो लॉ एक बंदे के हाथ में नहीं है। अगर आज वो प्रक्रिया है, हाँ एक पूरी प्रक्रिया, अगर एक मिरेकल के थ्रू भी अगर मैं कहूँ जादू से किसी ने लॉ क्रिएट भी कर दिया एक दिन में, तो भी उसको पास करने में, उसमें अमेंडमेंट्स लाने में बहुत टाइम लगता है। तो आज की डेट में तो यही अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ रही है, हम उतनी जल्दी लॉ नहीं ला पा रहे उस चीज़ के लिए। तो सेफ्टी की दृष्टि से 1-2 टिप्स अपने श्रोताओं को दे सकते हो कि इन साइबर अटैक्स से, मैं संस्थागत नहीं, मैं इंडिविजुअल वालों की बात कर रहा हूँ कि आपके पास फ़ोन आता है, क्या जी एक नंबर आया होगा, वो तुरंत भेजिए ये वो, या इस पर क्लिक कीजिए, तो उस लिहाज से कहाँ सावधानी मतलब एक आम आदमी को बरतनी चाहिए? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक हम जिसे कहते हैं ह्यूमन एरर इन साइबर सिक्योरिटी। तो कोई भी साइबर अटैक जब होता है तो 85% to 90% ऑफ द टाइम्स हमारी गलती की वजह से होता है, कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी का उसमें इतना बड़ा हाथ नहीं होता। तो नंबर 1 है कि हमें अब वो टाइम गया जब हमें लगता था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्नोलॉजी के सेक्टर वाले लोगों को ही पता होनी चाहिए। अगर कोई आम आदमी है उसको एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए कि क्राइम्स आजकल क्या हो रहे हैं। ये जैसे कॉल की बात है, अभी पीछे गवर्नमेंट ने भी निकाला कि कुछ स्पेसिफिक नंबर से अगर आपको कॉल आए मत उठाइए। आपको ये आम आदमी की तरह आपको अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कि क्या चल क्या रहा है। आपको उसकी कोई रॉकेट साइंस जानने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप अवेयर हैं कि अच्छा ऐसे कोई स्कैम होते हैं मिस्ड कॉल मार के या गलत नंबर से कॉल करके, तो आप 80% तो आप वहीं सिक्योर हो गए। नंबर 1। नंबर 2, आप
हम लोग बहुत जो ह्यूमन बींग्स हम बहुत रिलाई करते हैं हमेशा टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी, मान लीजिए मैं हमेशा गूगल मैप का एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको कहीं जाना है, कोई बंदा आपको वो रास्ता बता रहा है, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, बट गूगल मैप पे विश्वास करेंगे। शायद वो गूगल मैप आपको गलत ही रास्ता बता रहा हो। कहने का मतलब है हम टेक्नोलॉजी पे बहुत रिलाई करते हैं, हम रिकन्फर्म नहीं करते। तो अगर आपके पास कोई कॉल्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कोई बोलेगा मैं बैंक से बोल रहा हूँ, शायद आपकी बैंक का ब्रांच बता देगा तो आपको यकीन आ जाएगा, शायद आपका बैंक नंबर बता देगा तो आपको यकीन आ जाता है। लेकिन मेरा मानना है यकीन कभी मत करिए। 2 मिनट लगते हैं। अगर आप कहें ठीक है, आप कॉल काटिए और पता करिए कि क्या ऐसा कोई मिस्टर एक्स आपके बैंक का है जो आपको कॉल कर रहा है। इस एक कंफर्मेशन 2 मिनट और लगाने से शायद आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। साक्षर, मैं हमारी बातचीत की शुरुआत पे वापस जाता हूँ और मेरा मकसद है तुम्हारी ही एक बात का खंडन करना। तुमने कहा था कि वास्तविकता में कोर्ट्स के सीन वैसे नहीं होते जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाए जाते हैं। फिर अब इस बात का राज बताओ कि थिएटर जैसे क्षेत्र में, रंगमंच जैसे क्षेत्र में इतनी गहराई से रुचि क्यों है तुम्हारी? बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो मेरी रुचि तो इस थिएटर में शुरू से ही है, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा ये मेरे काम में भी बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। क्योंकि जब आप थिएटर करते हैं, आप जानते हैं तो अपने क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है तुम वही करते हो जो पुरानी फिल्मों में होता था? नहीं तो वो काफ़ी, वो तो जिसे कहते हैं ना ओवर द टॉप, तारीख पे तारीख, बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर आप अगर आप थिएटर करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। पहला, आप एक होता है नॉलेज गेन करना, केस प्रिपेयर करना, दूसरा होता है एक्सप्रेस करना। अगर आप कितनी भी तैयारी करें और एक्सप्रेस ना कर पाएं 2-3 मिनट में जज के सामने, तो फ़ायदा नहीं है। तो नंबर 1, आप एक्सप्रेस बहुत आराम से कर पाते हैं। नंबर 2, थिएटर करते करते आप सामने वाले के एक्सप्रेशंस भी पढ़ पाते हैं। बोलते वक्त कभी कभार हमें रियलाइज नहीं होता कि दूसरे की क्या एक्सप्रेशन है, क्या वो इरिटेट हो रहा है, क्या वो रेस्टलेस हो रहा है, क्या वो सुन रहा है। तो बोलते वक्त भी आप दूसरे की एक्सप्रेशन जब मैप कर पाते हैं तो आप उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर आपको पता है कि आपकी शायद, और ऐसा हो चुका है, अगर आपकी लास्ट हियरिंग है दिन की और जज को जल्दी जाना है, उसको आपकी इतनी बात नहीं सुननी, तो आप बहुत ही ब्रीफ में उसको बता सकते हैं। और कभी कभार आपको पता है कि ये जज को बहुत जो मैटर है, आपको कुछ चीज़ एम्फेसिस करके बोलनी है, तो आपने थिएटर कर रखा है, बहुत ही कुछ एक लाइन पे एक्सप्रेस करके बोल सकते हैं कि पूरी जगह कुछ और याद रहे ना रहे, वो एक लाइन ज़रूर याद रहेगी। तो आई थिंक थिएटर बहुत मामलों में काम करता है यहाँ पे। जाहिर सी बात है, रंगमंच अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन आकाशवाणी का होने के नाते मेरे लिए वकालत से जुड़ी हुई 2 चीज़ों पे मैं हमेशा गौर करता हूँ। मैंने सुना है कि ड्राफ्टिंग यानी केस को प्रस्तुत करना लिखित शब्दों में और उसको बोलकर कोर्ट में, वो भी एक कलात्मक पहलू लिए हुए हैं आपस में। कितना जरूरी है ये दोनों चीजें जो मैंने बताई, ड्राफ्टिंग और डिक्शन, आपका उच्चारण, आपकी प्रस्तुति, आपकी वाणी, ये कितने जरूरी हैं एक केस को प्रस्तुत करने के लिए प्रभावी ढंग से? बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों साथ साथ चलती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं डिक्शन पकड़ूंगा और मैं जो है आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स छोड़ दूंगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग तो हो गई, आपने पूरी फाइल बनाई है, आपने रिटन वर्क किया है, जो कि जज एक रात पहले वो पढ़ता है, क्योंकि जज भी अपना होमवर्क करके आता है। वहाँ मान लीजिए अगर आपने बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग की, जज इंप्रेस तो हो जाएगा, बट अगर वो सामने आपको सुनेगा कि आप उस ड्राफ्टिंग को जस्टिस ही नहीं कर पाए, तो फ़ायदा नहीं रहता। और वही उल्टा भी होता है, अगर आपकी ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी नहीं रही तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा जज का कि इनको तो पता ही नहीं कि मैटर में है क्या, चाहे आप कितना भी अच्छा बोल जाएं। तो दोनों चीज़ें, स्टेप 1 तो आपकी ड्राफ्टिंग आती है, बट स्टेप 2 आपका डिक्शन भी आता है कि वो 2-3 मिनट आपको जितना भी टाइम मिला है, कितनी अच्छी तरीके से कन्विंसिंगली आप उस चीज़ को जस्टिस कर पाते हैं। आते हैं वर्तमान दौर पर देश से जुड़ी हुई कुछ बातों को लेकर। G20 श्रृंखला चल रही है, तुम्हें पता ही है। कानून का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय लॉ को जोड़ के देख सकते हैं कि कितना महत्व है G20 की पूरी, जो बहुत बड़ा एम्बिट है G20 का, इसको भी क्या एक सीट इसको दी जा सकती है? बिल्कुल, और इनफैक्ट G20 के एजेंडा का पार्ट है साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर अटैक्स, क्योंकि आज के टाइम पर साइबर अटैक्स हर देश को फेस करने पड़ते हैं। और सबसे ख़राब बात ये, सबसे ज़्यादा नुकसान इस देश को तब देता है जब उनकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करता है। बहुत रैमिफिकेशंस है। अगर आपके देश में कहीं साइबर अटैक हुआ है, बहुत ही प्रोमिनेंट जगह हुआ है, तो एक तो आपको इम्पैक्ट तो हुआ है, दूसरा बाकी बिजनेस में भी बहुत हैम्पर करता है वो। तो G20 में ये डिस्कशन जो है साइबर अटैक्स की, वो ज़रूरी है कि
कैसे ये साइबर अटैक्स को हम रोका जाए जिससे हमारी इकोनॉमी एट द एंड ऑफ द डे वो बढ़े, क्योंकि इतना तो सबको पता है कि साइबर अटैक्स कम नहीं होने वाले, वो बढ़ेंगे ही। तो अब G20 जैसे जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनके माध्यम से बस एक ही चीज़ की जा सकती है कि कैसे सारे देश एकजुट होके कुछ नॉर्म्स, कुछ रेगुलेशंस ला पाएँ, एटलीस्ट कुछ रूल्स ला पाएँ जिनको फॉलो करके हम फ्यूचर साइबर अटैक्स को अवॉइड कर सकें। साक्षर, आकाशवाणी के खासतौर से युवा श्रोताओं के लिए समय निकालकर हमारे स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू।